Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily News Analysis and Explanation. So today is Monday and date is 4th April. कवर करेंगे हम इकोनॉमिक टाइम्स को. बाकी एक क्वेरी आ रही थी सैटरडे संडे को कमेंट सेक्शन के अंदर, जिसमें पूछा जा रहा था कि आप उस दिन वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं दोनों दिन. तो बेसिकली इसी क्लैरिफिकेशन में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सैटरडे संडे को वीडियो अपलोड नहीं होती है, क्योंकि उस दिन इकोनॉमिक टाइम्स में बहुत ही कम आर्टिकल्स आते हैं एंड मेजॉरिटी जो सेक्शन होता है वो ऐसे सोसाइटी से रिलेटेड या ये आपका सेक्शन रहते हैं जो मैंने पहले कवर किया भी हुआ है अपनी सीरीज़ में. तो उससे ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं होता, इसलिए मैं कवर नहीं करता हूँ. हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से. बाकी अगर आपको एक न्यूज़पेपर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं. ये ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आपको पिंड मैसेजेस में मिल जाएगी अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं अभी. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से. RBI लाइकली टू होल्ड रेट्स कीप स्टांस अनचेंज्ड. सबसे पहले आपको आई होप कि RBI का मतलब ज़रूर पता होगा. तो RBI हमारा यहाँ का सेंट्रल बैंक है. अब यहाँ पर क्या है कि इसके आपको बैकग्राउंड में एक बात समझनी है. यहाँ पर एक RBI बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी. हमारी पूरी गवर्नमेंट में फाइनेंस में दो पॉलिसी बनती हैं. एक होता है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है आपकी फिजिकल पॉलिसी. तो इसके अंदर जो दूसरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो RBI बनाता है. उसकी मीटिंग बाय मंथली कंडक्ट की जाती है. बाय मंथली कंडक्ट करने का मीनिंग ये होता है बेसिकली कि यहाँ पर अगर आप वोकेबलरी के बेसिस पे देखेंगे तो आपको ये भी मिल सकता है कभी कभी किसी किसी जगह पर कि ये मीटिंग आपको देखने को मिलेगी. ये मीटिंग होती है एक मंथ में 2 बार, बट ऐसा यहाँ पर वोकेबलरी के हिसाब से नहीं चलता है. यहाँ पर इसका मीनिंग है कि 2 मंथ में एक बार ये मीटिंग की जाती है. तो इस हिसाब से इसका मीनिंग है. तो ये जो आपकी मीटिंग हुई है अब RBI की, इसके अंदर इसका एक्सपेक्टेड प्रिडिक्शन लेके चला जा रहा है इस न्यूज़ के अंदर. तो इसके अंदर बोला गया है कि RBI लाइकली टू होल्ड रेट्स. तो जो इसका रेपो रेट है, रेपो रेट से क्या कर सकते हैं ये मैं मतलब मल्टीपल टाइम समझा चुका हूँ. तो उसका वही मीनिंग है कि जैसे लोन किस रेट पे प्रोवाइड करते हैं वो सब. इसका मीनिंग है वो अपना जो रेट है इनका रेपो रेट उसको होल्ड करेगी, ऐसा एक्सपेक्टेशन है. होल्ड करने का मीनिंग है स्टेबल रखना, यानी जितना था पहले उतना ही रखेंगे. जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है करंट रेपो रेट 4% था, तो इसके अंदर बोला जा रहा है कि 4% रखेंगे. तो इस तरह से ये न्यूज़ है. इसके अलावा देखें तो यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, ये भी इतना ही रखेंगे ऐसा बोला जा रहा है. कीप स्टांस अनचेंज्ड. स्टांस मतलब होता है कि स्टांस मतलब होता है कि जो पॉलिसी एक तरीके से बनाता है, या जिसको आप कह सकते हैं कि वो RBI का मेन एग्जीक्यूटिव पर्सन जो भी है, तो उसका स्टांस कैसा है, मतलब वो कहाँ पे एक्सपेंडिचर करना चाहता है, किस किस सेक्टर को ज़्यादा लोन वगैरह देना चाहता है, किसको नहीं देना चाहता है. ये मतलब ये ऑब्वियसली बात है, उसका पर्सनल डिस्क्रिशन नहीं होता है. बट हाँ, वो उसके मतलब हाथ में काफ़ी सारा कंट्रोल होता है कि टैक्सेस इस बार हमें ज़्यादा चार्ज करने हैं, इंटरेस्ट रेट कितना रखना है, कम रखना, ज़्यादा रखना है. तो ये सब चीज़ें हैं. तो उसके अंदर 4 स्टांस होते हैं. उसमें से अकोमोडेटिव जो होता है उसका मीनिंग होता है कि हम ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं करेंगे, और गवर्नमेंट ने ओवरऑल जहाँ पे पिछली बार एक्सपेंडिचर हुआ था वहीं पर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने लग जाएगा. ये इसका मेन मीनिंग होता है. तो इसके अंदर देखें तो ये चीज़ बताइए पहला, और ये दूसरी बात है इसके अंदर एक और लिखी है, बट कुड मॉडिफाई इन्फ्लेशन फोरकास्ट. तो यहाँ पर सिंस आपका रशिया इन्वेजन का पूरा एक क्राइसिस वगैरह सब हुआ है, तो इसकी वजह से ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि अब हमें ऐसा कर देना चाहिए कि हम कुछ चेंज नहीं करें फिर भी इन्फ्लेशन पे इफेक्ट पड़ेगा. तो अब हमें वो इन्फ्लेशन चेंज कर देनी चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है इस न्यूज़ के अंदर. तो ये आपको आई होप समझ में आ गई होगी पूरी. यहाँ पर आप चाहें तो देख भी सकते हैं, रशियन इन्वेजन ऑफ इट्स नेबर विल लाइकली फोकस ऑन इम्पैक्ट सर्जिंग ऑयल प्राइसेस वगैरह, ये सब यहाँ पर लिखा भी हुआ है पूरा प्रॉपर. तो ये चीज़ इसके अंदर. अभी मीटिंग है कभी, तो ये मीटिंग बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये फ्राइडे को ये मीटिंग होने वाली है. आगे चलते हैं. रिकॉर्ड GRMs ऑफसेट रिफाइनर्स लॉसेस. तो GRM का बेसिकली मीनिंग होता है ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन. तो इसका यहाँ पर मीनिंग बेसिकली ये दर्शाते हैं कि जो GRM है यानी कि ग्रॉस रेवेन्यू मार्जिन है वो सिंगापुर से कंपेयर कर रहे हैं इंडिया का. तो यहाँ पर मैं आपको एक जो बैकग्राउंड में प्रोसेस चल रही है वो बताता हूँ. तो यहाँ पर जो क्रूड ऑयल होता है, जो हम जनरली ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर रशिया यूक्रेन में से काफ़ी सारे कंपोनेंट्स या कॉन्टिनेंट्स उसके अंदर आ जाते हैं, तो उससे हम इंपोर्ट करते हैं. तो उसके अंदर होता क्या है बेसिकली यहाँ पर कि उनका क्रूड ऑयल जो होता है उससे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, जिसके अंदर कैसे आता है आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर से एक नाम तो आपका आपने सुना ही होगा, पेट्रोल, डीजल, एस्फाल्ट, नाफ्था, ये सब बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. तो इसका जो रिफाइनिंग का कॉस्ट होता है वही मेन कॉस्ट होता है कंपनीज़ का. तो ये रिफाइनिंग का जो कॉस्ट है वो कम पड़ रहा है इंडियन कंपनीज़ को, या फिर उल्टा कह सकते हैं कि सिंस उनको डीजल का प्राइसेस ज़्यादा मिल रहे हैं आज की रेट में, जो कि पहले $13 to $18 पर बैरल या इस तरीके मतलब पर लीटर
इन अ बैरल हुआ करता था, तो वो $30 पर बैरल यहाँ पर राइज कर गया है। तो एक तरीके से काफ़ी बड़ा राइज है और रिफाइनिंग के जो मार्जिन है वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनकी कॉस्ट होती है मेन रिफाइनिंग से रिलेटेड, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते, वो सिमिलर प्रोसेस है जैसी पहले थी वैसे ही है। तो सेल प्राइस के बढ़ने की वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा मार्जिन के ऊपर और उनका एक तरीके से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ इसके अंदर हुई है। अब यहाँ पर इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा, एक टर्म यहाँ पर लिखी है विंडफॉल प्रॉफिट्स। तो विंडफॉल प्रॉफिट्स का बेसिकली मीनिंग होता है कभी कभी ऐसे होने वाले प्रॉफिट्स, यानी कि ये ऐसा प्रॉफिट नहीं है जो अब इनको हो रहा है यहाँ पर, मैंने बताया आपको कि ये सस्टेन कर जाए, यानी कि सस्टेनेबल प्रॉफिट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा प्रॉफिट है जो कि अनस्टेबल टाइप का प्रॉफिट है। ये अगर ये कंडीशंस वापस से नॉर्मल हो जाती हैं तो ये वापस हट जाएगा। तो इस तरीके से ये बेसिकली एक अकाउंटिंग में काम आता है। अकाउंटिंग में हम विंडफॉल प्रॉफिट्स को जनरली अलग से दिखा रहे होते हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रॉफिट है जो हम हो सकता है अगले साल कंटिन्यू ना भी कर पाएँ, इसलिए ये चीज़ इस तरीके से दिखाई जाती है। इंडिया में गेट एक्सेस टू 10 बिलियन ओजी गवर्नमेंट टेंडर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ भी आप इसको कह सकते हैं। इसके अंदर हुआ ये है बेसिकली कि गवर्नमेंट ने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बड़ा इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट पैक्ट हुआ है, जिसका नाम है बायलैटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये उसका पूरा नाम है। अब इसके अंदर हुआ क्या है, यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारे क्लॉज हैं, तो उनमें से कुछ क्लॉज को समझाया गया है इस न्यूज़ के अंदर, जिसके अंदर बोला गया है कि मतलब जैसे गवर्नमेंट टेंडर निकालती है। गवर्नमेंट टेंडर मतलब होता है गवर्नमेंट को अगर फॉर एग्जांपल मेट्रो बनवानी है, तो गवर्नमेंट हो सकता है भाई कि पूरे सारी चीज़ों को हायर करे, जो लोग होते हैं लेबर वगैरह, या फिर इससे अच्छा हो सकता है कि किसी कंपनी गवर्नमेंट जो है किसी ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दे अपना, जिसको ये सही समझते हैं, मतलब जो ये काम कर सकते हैं। तो अगर ऐसा टेंडर निकलता है, इसमें कैसे होता है जनरली कि जो भी लोएस्ट बिडिंग लगाएगा उसको ये आपका प्रोजेक्ट मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर काम चलता है। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि अब जो होगा, यानी कि हमने सिंस ऑस्ट्रेलिया के साथ ये पूरा ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। अच्छा, मैंने यहाँ पर आपको एक किसका एग्जाम्पल, मैंने आपको यहाँ पर मेट्रो का एग्जांपल दिया। तो मेट्रो के अलावा भी हज़ारों चीज़ें होती हैं जिसके अंदर बहुत सारी आईटी वाली चीज़ें भी आ जाती हैं। आईटी वाली चीज़ें मतलब जैसे गवर्नमेंट को अगर फॉर एग्जांपल अपनी टैक्स फाइलिंग जो करते हैं गवर्नमेंट में, इनकम टैक्स की जो वेबसाइट बनती है उसका टेंडर देना है, तो वो भी गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज़ को ही देती है आज की डेट में। तो मतलब ऐसे बहुत सारे टास्क होते हैं जो गवर्नमेंट इस तरीके से कराती है। अब इसके अंदर है क्या कि हमने सिंस ऑस्ट्रेलिया के साथ ये पूरा अग्रीमेंट कर लिया है, तो यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट जो भी टेंडर निकालेगी उसके अंदर से कुछ टेंडर्स में हम भी डील कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर इस न्यूज़ के अंदर मैंशनड है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अबाउट 10 बिलियन वर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल प्रोक्योरमेंट pegged at 60 to 65 बिलियन एनुअली। तो यहाँ पर आप समझ ही सकते हैं कि ये चीज़ इस पर भी डिपेंड करती है कि वहाँ पर असल में कितने टेंडर आज की डेट में निकल रहे हैं। तो अब की अगर हम मान लेते हैं कि आज की डेट में टेंडर ही बहुत कम निकल रहे हैं, तो वहाँ पर वो कम हो जाएगा। बट आप मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ द टेंडर जो जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट निकाल रही होगी उसके अंदर से 1/6 हमें मिल जाएंगे, ऐसा यहाँ पर न्यूज़ के अंदर मैंशनड है। तो ये चीज़ है इसके अंदर। अब हम आगे चलते हैं। इसके अलावा विद इन 75 डेज आफ्टर द रेट ऑफ सिग्नेचर द सब कमिटी शैल कमेंस नेगोशिएशंस। तो यहाँ पर बोला गया है कि विद इन 75 डेज, तो जब ये चीज़ इशू हो जाएगी, मतलब पूरा हमारा जो अग्रीमेंट है वो पूरा साइन वाइन सब कुछ हो जाएगा, तो उसके 75 डेज़ के अंदर ये चीज़ हम करना स्टार्ट कर देंगे, जो बिडिंग लगाना वगैरह। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो ये आपकी नेक्स्ट न्यूज़ है। इसके अंदर लिखा है यील्ड्स अनफिक्स्ड डेब्ट फंड्स लूज अपील। तो यहाँ पर बेसिकली डेट फंड्स की परफॉर्मेंस की पूरी न्यूज़ है। इसके अंदर बोला गया है कि कैसे आपके डेट फंड आज की डेट में परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब बताया गया है इस पूरी न्यूज़ के अंदर। तो इसके अंदर बोला गया है पहली बात तो ये कि यील्ड्स अनफिक्स्ड, यील्ड का मतलब होता है कि कितना आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, कितना रिटर्न मिल रहा है। एक्चुअली यहाँ पर रिटर्न ही बोलना चाहिए, इंटरेस्ट रेट बोलना थोड़ा सा मिसलीडिंग टाइप की इन्फॉर्मेशन है। तो इसके अंदर ये इस तरीके से बोला गया। अब यहाँ पर डेट फंड्स लूज अपील ये क्यों हुआ, ये इसके बहुत सारे और भी रीजंस हैं जो नीचे लिखे हैं। लूज लो एंड अनप्रेडिक्टेबल रिटर्न्स ओवर डेट म्यूचुअल फंड्स ओवर द पास्ट ईयर। तो यहाँ पर उससे पिछले साल तक अगर देखें, तो लास्ट टू लास्ट ईयर से पहले देखें, तो यहाँ पर डेट फंड्स जो थे वो बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह माने जाते थे। यानी आप ये भी इसको कह सकते हैं कि डेट फंड के अंदर पर्सन तभी इन्वेस्ट करेगा जब उसको लगेगा कि यहाँ पर डेट फंड के अंदर पैसा वो कमा सकता है सेफ तरीके से। पर अगर ऐसा नहीं है तो वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा उसके अंदर। तो एक तरीके से सिर्फ यही एक पॉइंट है जिसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट की जाती है डेट फंड के अंदर। तो यहाँ पर जब यही पॉइंट हट गया तो लोग क्यों इन्वेस्ट करेंगे। पर यहाँ पर ऐसा हमें देखने को मिला है कि डेटा फ्रॉम इंडस्ट्री बॉडी एम्फी। तो यहाँ पर एम्फी का मैंने आपको पहले मीनिंग बताया हुआ है। इसका मीनिंग होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो इसका बेसिकली क्या है कि इन्होंने जो निकाला है, यानी कि इन्होंने जो डेटा निकाला है उसके बेसिस पे
ये लोग यहाँ पर प्रूव कर रहे होंगे। तो इसके अंदर लिखा भी है डेटा फ्रॉम इंडस्ट्री बॉडी एम्फी शो दैट द नंबर ऑफ फोलियोज, फोलियो मतलब पोर्टफोलियो, कितने लोगों ने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की है। मैं जूम कर देता हूँ। तो फोलियो मतलब यहाँ पर पोर्टफोलियो। तो इस तरीके से इन डेट फंड्स श्रैंक टू 7.45 मिलियन फ्रॉम 8.25 मिलियन अ ईयर अगो। तो यानी कि नंबर ऑफ लोग जो थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो 8.25 मिलियन से 7.45 मिलियन पर ड्रॉप कर गया है। यानी लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा विड्रॉ और ये सब कर लिया है इन द पास्ट 1 ईयर। तो ये चीज़ इसके अंदर हुई है। आगे देखें तो यहाँ पर लिखा भी है मतलब यहाँ पर एक कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी है। 14.59 लाख करोड़ ग्रोथ इन असेट्स फ्रॉम डेट फंड्स फ्रॉम 13.88 लाख करोड़। तो पिछले एक साल के अंदर 13.88 लाख करोड़ से लेकर 14.59 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट का टोटल अमाउंट जो होता है, जितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो बढ़ गया है। हालांकि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो है, अगर आप यहाँ पे देखें फोलियोज ये वाली जो टर्म है, तो ये कम हुआ है। तो ये काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन है अपने आप में, और अगर मेरे को इससे रिलेटेड कुछ अपडेट मिलता है तो मैं आपको वो भी कर दूंगा यहाँ पर। अब इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्वेस्टर्स आर मूविंग टू AAA रेटेड कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स वेयर यील्ड्स आर अप टू 7%। तो कॉर्पोरेट डिपॉजिट का मीनिंग होता है कि किसी कंपनी को लोन देना। तो कंपनी जैसे जर्नली आपके डेट फंड या इन सब से पैसा रेज करती है, तो कंपनी हो सकता है डेट से भी पैसा रेज करे। वो कैसे होगा कि वो जैसे शेयर्स इशू करती है कंपनी, उसी तरीके से कंपनी अपना लोन भी प्रोवाइड कर सकती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये हो सकता है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ बैंक्स के नाम भी दिए हुए हैं, कुछ कंपनीज के नाम दिए हुए हैं, HDFC, बजाज फाइनेंस, ICICI होम फाइनेंस। तो ये सब कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपके जनरली इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब इसके आगे देखें तो मतलब बेसिकली इस न्यूज़ के अंदर यही था, बस यहाँ पर ये 7% रिटर्न दे रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। तो आई होप कोई समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इस वाली न्यूज़ पे। तो ये सेकंड जो न्यूज़ आर्टिकल है इस पेज के ऊपर, वो है आपका अगेन उस इकोनॉमिक पैक्ट से रिलेटेड जो कि आपके US के साथ हमारा चलने लग रहा है, मतलब सॉरी ऑस्ट्रेलिया के साथ चलने लग रहा है, जिसकी हमने पहले बात की थी, कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन अग्रीमेंट CECA। इसके बारे में एक्चुअली हम मार्च वगैरह से बात कर रहे थे जब इसकी न्यूज़ आ रही थी। कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन अग्रीमेंट ये सब बोला गया है और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक किया जा रहा है। इसके अंदर हमारा मेन मोटिव होगा MSME सेक्टर को डेवलप करना। और जब क्या होता है कि बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट होता है तो वहाँ पर बहुत सारे और भी फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं कि हम वहाँ पर ट्रेड सपोर्ट और डिफेंस सपोर्ट भी यहाँ इन कंपनीज से अचीव कर रहे होंगे। तो वो सब चीज़ इसके अंदर होती हैं। अब हम आगे चलते हैं इसके आगे। तो डिफेंस के अंदर जैसे मैंने बताया था कि ट्रेड सपोर्ट और डिफेंस सपोर्ट ये सब रहता है। आगे चलते हैं अब इसके अंदर नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। गोल्ड लोन रेट्स में सर्च एज लेंडर्स मूव टू एंड टीजर्स। तो टीजर रेट एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है और आई होप आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन भी होगी। तो टीजर रेट का बेसिक मीनिंग होता है कि जैसे अगर आप कोई गोल्ड लोन लेते हैं, कोई भी लोन लेते हैं, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा कि आपको जो नए बैंक्स होते हैं जनरली वो ये चीज़ अपना रहे होते हैं कि जिसके अंदर आपको शुरू में कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा, या फिर बहुत ही कम 0%, 0.5%, 1% ऐसे इंटरेस्ट रेट देना होगा एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पीरियड तक, फॉर एग्जांपल 1 साल तक। तो अगर आप उसके अंदर पे कर देते हैं तो आपका लोन बहुत ही सस्ता आपको पड़ जाता है। तो ये टीजर रेट होता है। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे टीजर का पीरियड खत्म होता है उसके बाद आपका स्टैंडर्ड रेट लगना शुरू हो जाता है, जैसे 7%, 8% पर एनम, इस तरीके से। तो बेसिकली ये होता है टीजर का कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर गोल्ड लोन रेट्स यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि गोल्ड लोन के अंदर, मतलब गोल्ड लोन जो प्रोवाइड करते हैं लोग, तो उसके अंदर टीजर का कॉन्सेप्ट ही ये खत्म कर देने वाले हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो इसके अंदर जैसे आपको देखने को मिलेगा, इंटरेस्ट रेट्स ऑन गोल्ड लोन्स कुड राइज बाय अप टू थर्ड एज लेंडर्स एंड टीजर। तो यानी कि वो टीजर भी खत्म कर रहे हैं और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है टोटल वो भी बढ़ाने जा रहे हैं अप टू अ थर्ड, यानी कि 1/3% से 0.33% से लगभग बढ़ाने वाले हैं। अब ये जो छोटे छोटे इंटरेस्ट रेट में एडिशन होता है ये आपको बहुत कम लगता होगा, 0.3% से शायद ही किसी को फर्क पड़ेगा, बट बैंक्स को फर्क पड़ेगा और बैंक्स के पास बिलियंस में से इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। और मतलब एक तरीके से अगर कस्टमर्स को कम फर्क पड़ता है तो बैंक के लिए और भी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड एन इंक्रीज इन डिफॉल्ट्स, तो ये मतलब कि यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस सिंस बढ़ने लग रहे हैं, तो वो मतलब बढ़ने लग रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत बात होगी कहना। वोलाटाइल है, वोलाटाइल मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट है आज की डेट में। तो अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल 50,000 का गोल्ड चल रहा था, उसके हिसाब से आपने इंटरेस्ट रेट लगाया कि इस बंदे को इतना इतना रिटर्न मिलेगा, हम इतना इतना इंटरेस्ट रेट लगा देते हैं। बट आपने जिस दिन ये 50,000 के गोल्ड के लिए लोन दिया, उसी दिन क्या हुआ, जब उसने परचेज कर लिया था उस दिन गोल्ड 60,000 पर पहुंच गया, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है।
तो यहाँ पर आपका लॉस हो जाएगा एक तरीके से, आप ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर सकते थे और जो कस्टमर होगा उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। तो इसी चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, गोल्ड का टीज़र ही हटा दिया और अब इसके बदले में क्या होगा कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा चार्ज करेंगे। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली कि क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, तो इस वोलाटिलिटी की कॉस्ट भी आपको देनी पड़ती है, इसके लिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं। आगे देखिए तो वाइल द टीजर रेट्स कुड बी रोल्ड बैक, लेंडर्स बिलीव दैट लोअर इंटरेस्ट रेट स्कीम्स आर नॉट इम्पैक्टिंग असेट क्वालिटी। तो ये बहुत बेसिक बात है, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। आगे चलते हैं, HDFC कैप L&T आर्म इन टॉक्स फॉर 4,000 करोड़ रियलिटी प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि दो कंपनीज यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। HDFC पूरा जो बैंक है, या कहना चाहिए जो HDFC कंपनी है पूरी, तो उसके अंदर एक उनकी आर्म है। आर्म मतलब एक ब्रांच के टाइप कह सकते हैं, हालांकि ब्रांच नहीं बोलना चाहिए, डिवीजन कह सकते हैं। तो एक जो उनकी डिवीजन है HDFC कैपिटल एडवाइजर्स, ये आपकी फाइनेंशियल डिसीजन की एडवाइजरी में प्रोवाइड करते हैं कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और ये इन्वेस्टमेंट का प्रोवाइड भी करते हैं प्लेटफॉर्म, वो सब चीज़ें करते हैं। तो वो आपका एक तरीके से कोलैबोरेट कर रहा है L&T रियलिटी के साथ। L&T मतलब आपका लार्सन एंड टूब्रो, आपको पता है ये बहुत बड़ी कंपनी है, तो उनकी भी एक आर्म है, उनकी भी एक डिवीजन है रियल एस्टेट के अंदर। तो ये जो दोनों कंपनीज हैं वो दोनों कोलैबोरेट कर रही हैं और वो एक प्लेटफॉर्म बनाएंगी जिसके ऊपर ये रेजिडेंशियल डेवलपमेंट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू प्रोवाइड करेंगी। तो उनकी कॉस्ट आपकी टोटल पड़ेगी यहाँ पर 4,000 करोड़ रुपीस, मतलब बेसिकली जो टोटल इन्वेस्टमेंट का इसका स्कीम होगा या टोटल इसकी वैल्यूएशन होगी वो 4,000 करोड़ रुपीस का होगा। ये दोनों इन्वेस्टमेंट करेंगी इतना मिला के, और इसके अंदर ये अफोर्डेबल हाउसिंग और इन्वेस्टमेंट हाउसिंग से रिलेटेड ये पूरी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर द जॉइंट प्लेटफॉर्म इज टू बी स्ट्रक्चर्ड एज एन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग होता है जो कि आपकी जनरल इन्वेस्टमेंट से परे होती हैं। अब क्योंकि आपका रियल एस्टेट जनरल इन्वेस्टमेंट के अंदर माना जाता है, तो ये थोड़ी सी कन्फ्लिक्टिंग बात है, बट रियल एस्टेट भी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आता है। ऑल्टरनेट के अलावा क्या क्या इन्वेस्टमेंट होती हैं? ऑल्टरनेट के अलावा होता है आपका इक्विटी होता है, डेट होता है, इक्विटी के अंदर शेयर्स वगैरह आ जाएंगे, डेट के अंदर लोन आ जाएगा, बॉन्ड्स आ जाएंगे, और इसके अलावा भी बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं। और उसके बाद आपका आता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, इसके अंदर हज़ारों चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे आपका क्रिप्टो करेंसी हो सकता है, मेटावर्स के अंदर अगर आप लैंड खरीदते हैं जो पार्सल्स के अंदर मिलता है वो सब हो सकता है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के अंदर। और कोई भी नया इन्वेस्टमेंट एवेन्यू फ्यूचर के अंदर आपको देखने को मिलेगा तो वो शुरू में आपका ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ही रहता है, बट अगर वो धीरे धीरे करके ज़्यादा पॉपुलर होगा तो वो आपका एक नॉर्मल एवेन्यू बन जाएगा इन्वेस्टमेंट का। एंड विल इन्वेस्ट इन मिड मार्केट रेजिडेंशियल प्रॉपर प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर ये जिनका साइज होगा वो भी बताया इन्होंने कि किस टाइप के वो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, तो मिड साइज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। अब यहाँ पर अगेन रियल एस्टेट मार्केट बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है इस सेंस में, तो यहाँ पर इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है कि कितने प्राइस रेंज का आपका प्रॉपर्टी होगा, बट जो भी है यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आगे चले तो ये मैंने आपको बताई दिया ऑलरेडी कि ये दोनों कंपनीज इन्वॉल्व हैं इस प्लेटफॉर्म को बनाने में, और इसको आप अगर आप टर्म देना चाहते हैं तो इसको आप इन दोनों कंपनीज के बीच में जॉइंट वेंचर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर एक ही न्यूज़ बची है आज के इस पेपर के अंदर मेन, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा FMCG सेल्स लूज मोमेंटम बट ग्रो 20% ऑन ईयर। तो बेसिकली यहाँ पर FMCG जो सेल्स थी उनकी पूरी आपकी एक तरीके से कुंडली खोल के रखी हुई है इस न्यूज़ के अंदर। तो अगर आपको देखेंगे यहाँ पर बहुत सारा डेटा इसके अंदर दिया हुआ है अप्रैल जून, क्योंकि आपका ईयर एक तरीके से एंड हो चुका है पूरा। हालांकि अभी FMCG कंपनीज़ ने कुछ नहीं बताया ज़्यादातर, बट फिर भी जो डेटा सर्वे वगैरह से निकाला जाता है वो सब इसके अंदर बताया हुआ है कि पूरे साल के अंदर क्या क्या रहा। तो 2-3 बातें हैं जो मेन आपको देखने को याद रह सकती हैं, मतलब आपको याद रखनी चाहिए, जिसके अंदर 5% लगभग ग्रोथ रहा था इस साल के पहले क्वार्टर के अंदर। ये चीज़ आपको इस साल आगे न्यूज़ वगैरह में काम आएगी कि मार्च क्वार्टर के अंदर 5% ग्रोथ रही थी टोटल सेल्स के अंदर। जनरली अगर ग्रोथ के आगे कुछ नहीं लिखा होता तो वो सेल्स के अंदर होती है। तो सेल्स के अंदर 5% ग्रोथ थी और 20% पूरे साल के अंदर ग्रोथ रही है अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं। ड्यूरिंग द मतलब लास्ट ईयर को लास्ट टू लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं। ड्यूरिंग द क्वार्टर होम केयर प्रोडक्ट्स डिक्लाइन 23% ड्यू टू लोअर सेल्स ऑफ हाइजीन प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर ये काफ़ी एक कॉशन वाली बात भी है कि 23% डिक्लाइन हो गया होम केयर प्रोडक्ट्स के सेक्शन के अंदर। तो उसके अंदर रीज़न ये बता रहे हैं कि हाइजीन प्रोडक्ट्स की सेल कम हो गई है, क्योंकि आपका मतलब इसके अंदर एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि केसेस कम हो गए हैं वगैरह, वो सब चीज़ें भी हो सकती है। और अगर आप टोटल देखें तो टोटल ओवरऑल 20% ग्रोथ रही है, जो कि एक्चुअली में 19.6% है, 20% राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है। अब इसके अंदर क्या है, FMCG का मतलब अगर आपको नहीं पता तो FMCG का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो इसके अंदर बेसिकली होता है कि जो भी आपकी जल्दी जल्दी कंज्यूमर को रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें वो सब होती हैं, जैसे कि आपका
इसके अंदर आपको बास्केट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, बट फिर मैं आपको बताता हूँ। तो जो भी आपके पैकेज्ड फूड्स होते हैं, जिसके अंदर आपका ब्रेड वगैरह से लेकर लेज, ये जो पूरे क्रैकर्स और इन सब की रेंज आती है, बिस्किट्स आते हैं और ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब इसके अंदर आता है। सेकंड, इसके अंदर बहुत बड़ी चीज़ होती है आपकी ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स से रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें की क्रीम वगैरह, फेस वॉश का पूरा रेंज, शैम्पू वगैरह वगैरह इसके अंदर आता है। और इसके अलावा आपकी जो भी आपकी क्लीनिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, आपका डिटर्जेंट, सर्फ एक्सेट्रा, मतलब एक्सेट्रा, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और बहुत सारी और भी चीज़ें जो आपको जनरली सुपर मार्केट के अंदर दिख रही होती हैं, वो FMCG कंपनीज के अंदर आता है। तो इसके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं इस कंपनीज़ के, जैसे कि आपका HUL है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, और ITC है, ये इसके मेन 2 एग्जाम्पल रहेंगे। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा या फिर आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।